तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, जो कि है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या फीचर्स थे हमारे इंडिया के इकोनॉमी के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी में कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ इस तरीके के फीचर्स थे हमारे इंडिया के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। So on the eve of independence, Indian economy had the following characteristics. On the eve of independence, Indian economy had the following characteristics. On the eve of independence, Indian economy had the following characteristics. Stagnant economy. On the eve of independence, Indian economy was completely stagnant economy. अब ये stagnant economy क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो वो क्या होता है, जब भी कोई इकोनॉमी बहुत ही धीरे ग्रो कर रही हो या ग्रो ही ना कर रही हो, उसकी इनकम में ग्रोथ हो ही ना, तो हम लोग उस इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी था हमारा इंडिया जब वो आज़ाद हुआ था उस समय, बिटवीन 1860 टू 1925। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा income was as low as 0.5% per annum, and between 1925 to 1950 it was 0.1% per annum। तो 1860 से लेकर 1925 तक जो ग्रोथ रेट था हमारे इंडिया का वो था 0.5% पर एनम, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, और 1925 से लेकर 1950 तक में ये ग्रोथ और कम हो गया और हो गया 0.1% पर एनम। साल भर में 0.1% हमारा इंडिया ग्रो कर रहा था उस समय। ठीक है, इस टाइम पर 1925 से लेकर 1950 तक। ठीक है, डेट याद रखना, 1925 से लेकर 1950 तक में हमारा जो इंडिया था वो 0.1% ग्रो करा था, मत याद रखना। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टैग्नेशन बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन्ड मिजरेबली लो। एपेंडेमिक्स एंड फेमाइंस वर अ रिकरिंग फिनोमिनन। तो जब हमारा ये स्टैग्नेशन चल रहा था ना, जब हमारा देश बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, तो इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन था, मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिया का जो था वो बहुत ही पॉवर्टी था, मतलब उसमें काफ़ी गरीबी थी। और फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, मतलब जो लोगों का रहने का तरीका था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम था, बहुत कम था। ठीक है, और जो एपेंडेमिक्स होते थे, फेमाइंस आती थी, मतलब जो भी बुरी चीज़ें होती थी, पेंडेमिक आते थे, ये सारी चीज़ें, मतलब एपेंडेमिक्स एंड फेमाइंस जो आती थी वो काफ़ी ज़्यादा रिकरिंग फिनोमिनन था उनका, मतलब वो बार बार आती ही रहती थी, मतलब लोग उसके यूज टू हो गए थे। ओके, तो फिर हमारा सेकंड पॉइंट है विच इज़, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी था हमारा इंडियन इकोनॉमी 1960 से लेकर 1860 से लेकर 1925 तक में इसका ग्रोथ रेट 0.5% था, काफ़ी कम था। और 1925 से लेकर 1950 तक में उसका ग्रोथ रेट वो 0.1% हो गया। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनके रहने का तरीका था, स्टैंडर्ड था जो उनका, वो काफ़ी ज़्यादा लो था। और पेंडेमिक्स और फेमाइंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रिकरिंग नेचर के थे। ठीक है, मतलब बार बार आते ही रहते थे। और फिर आ जाता है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी भी था जब वो आज़ाद हुआ था। कैसे था ये जानते हैं। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडियन इकोनॉमी था वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था। ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी इज़ द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। अब इंडियन इकोनॉमी जो था वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी था, ये तो हमको पता है। ठीक है, अब ये बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों था, बैकवर्ड इकोनॉमी होता क्या है, वो इकोनॉमी होता है जिसका कि पर कैपिटा इनकम, जो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम होता है, एक इंसान का जो एवरेज सैलरी निकाला जाता है, एवरेज इनकम निकाला जाता है, वो काफ़ी कम था, बहुत कम था। ठीक है, इन 1947 to 48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट 230 रुपीज़। मतलब अगर आप 1947 से लेकर 1948, मतलब इन 2 सालों का लोगों का जो इनकम है वो सबका एवरेज निकालेंगे ना, सबके इनकम को प्लस कर देंगे और सारे पॉपुलेशन को प्लस करके उसको डिवाइड करके आंसर जो निकालेंगे वो 230 आ रहा था, विच इज़ रियली वेरी लो। अगर कोई एक इंसान पूरे अपना जो उसका सैलरी है, ठीक है, वो 230 रुपये कमा रहा है, तब बहुत कम कमा रहा है, उस टाइम पर भी काफ़ी कम कमा रहा है। ठीक है, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर विदाउट सफिशियंट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट। तो जो बल्क पॉपुलेशन था हमारे इंडियन इकोनॉमी का वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, और उनके पास सफिशियंट फूड नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, कपड़े नहीं थे, और शेल्टर भी नहीं था, मतलब रहने को घर भी नहीं थे ढंग के, कपड़े भी फटे चिटे थे, मतलब अच्छे नहीं थे, ऑफकोर्स फटे चिटे नहीं होंगे, और खाना भी उनको अच्छा नहीं मिल पा रहा था, मतलब
सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा था, दिन भर का खाना नहीं मिल पा रहा था। और जो अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब जो बेरोज़गारी थी, है ना, जो काम उनको नहीं मिल पा रहा था, वो बहुत कम था। फिर आ जाता है हमारा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो जो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है वो इन तीनों फैक्ट्स से हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहला है, नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू जीडीपी वॉज वेरी लो, वॉज ओनली 50%, ठीक है। तो अब आप ही बताओ कि 100 लोग हैं, 100 में से 72 लोग काम कर रहे हैं एक जगह, ठीक है, और इनकम ला रहे हैं सिर्फ 50%। तब भाई क्यों ही करें, मतलब इतना कम प्रॉफिट हो रहा था, इतना ज़्यादा मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, इंडिया के जो जीडीपी होता है हर साल कैलकुलेट किया जाता है, उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% ही था खाली, ठीक है। फिर आ जाता है, प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो, 10 पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट वॉज ओनली 660 किलोग्राम्स एंड ऑफ राइस जस्ट 665 किलोग्राम्स। तो अब अगर आप प्रोडक्टिविटी लेवल निकालोगे कि मतलब ठीक है खेती कर रहे हो, करो, कितना फसल उगा पा रहे हो तुम लोग, बहुत कम उगा पा रहे थे उन लोग। 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर अगर ज़मीन लिया जाए, उसमें वीट उगाने को कहा जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 660 किलोग्राम वीट उगा रहे थे, ठीक है। और अगर वहीं उनको राइस उगाने को कहा जाए तो वो 665 किलोग्राम राइस उगा रहे थे। फिर आ जाता है हमारा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस इन 1947 to 48 इट वॉज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन्स। और जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, यही धान चावल वगैरह का, दाल का, तो ये तीनों चीज़ों का जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, बहुत कम था 1947 से 48 तक में। वो सिर्फ और सिर्फ 527 लाख टन था। अब आप ही सोचो, इंडिया इतना बड़ा है, उसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसमें सिर्फ 527 टन में, मतलब 527 लाख टन में क्या हमारा देश जी पाएगा? हर एक इंसान को रोज़ कितना, 3 बार खाना खाना है, 3 बार इंटू 365, ठीक है, लीप ईयर हो तो तब तो और ही हो जाता, ठीक है। और मतलब आप सोचो ना, बहुत ज़्यादा कम है। फिर आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बैकवर्ड दे गया। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, हियर फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑफ अंडरलाइंड सिग्निफिकेंस। देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। तो जो हमारा यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जो कि अंडरलाइन कर दूंगा मैं, और वही हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया का इकोनॉमी था वो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ज़्यादा बैकवर्डनेस था। तो जो वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री, हमारे इंडिया के कंट्री में जो हैवी मशीनरीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो नहीं सेटअप की गई थी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पुअर था हमारा देश। फिर आ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जो मशीन बनाए जाते थे, जैसे आज फ़ोन भी बनाए जा रहे हैं इंडिया में, बाइक बनाए जा रहे हैं, कोई सा भी मशीन आप ले लो, ये सारी चीज़ें मशीन ही तो हैं। तो ये जो बनाई जाती हैं ना, उनका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल था, काफ़ी ज़्यादा कम था, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि फ़ोन कैसे बनता है या फिर टेस्ला की कार कैसे बनती है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और चाहें तो आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वर ऑलमोस्ट रूइंड। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, बहुत कम थी। फिर आ जाता है हमारा, फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और जो कैपिटल गुड्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे, जो मेन सामान होते हैं, जो कि हमको एम ही चाहिए हो, मतलब सीधे चाहिए ही होते हैं, ठीक है। जैसे आप गाड़ी ले लो, ठीक है, गाड़ी हमको सीधे चाहिए होगी, तो उसका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, मतलब उसका जो प्रोडक्शन था उसे इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मशीन्स का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, ठीक है। तो जो कैपिटल गुड्स होते थे हमारे, वो सारी चीज़ें ब्रिटेन से इंपोर्ट की जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी और इंडिया में बनती नहीं थी, इसलिए हमको चाहिए होती थी। ओके, तो हमने 4 पॉइंट तो पढ़ लिए। 5वां पॉइंट है, रैम्पेंट पॉवर्टी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। तो हमारा जो पॉवर्टी था वो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइड था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो था इंडिया का वो बहुत ज़्यादा पुअर था, ठीक है। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स ऑफ अ डे, ठीक है। तो लोगों को दिन के 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो उनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, है ना, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, है ना।
दिस वॉज लार्जली ओइंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट था इसलिए कमाई नहीं हो रही थी, कमाई नहीं हो रही थी इसलिए लोग ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। कस्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट का आया था, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रखा था? अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए था बिकॉज जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो एक्सप्लॉइट कर दी गई थी इंडियन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो कैसे एक्सप्लॉइट की गई थी ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। फिर है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी वॉज एक्सट्रीमली लो। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज मेरीली 2100 MW. Length of railway lines was 53,596 kilometer. Pakka roads had a coverage of 155,000 kilometer only. ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट था हमारे इंडिया के इकोनॉमिक था वो बहुत कम था, मतलब बहुत ज़्यादा कम था। जो 1948 का अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वो बहुत कम है, क्योंकि उस समय जो पावर जनरेशन था, मतलब जितनी बिजली प्रोड्यूस करी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 2100 MW के पास थी। और जो रेलवे लाइंस थे, मतलब जो रेलवे लाइंस कितने किलोमीटर तक बिछे हुए थे वो थे हमारे 53,596 किलोमीटर। और जो पक्का रोड थे, मतलब जो अभी आज के टाइम पर अगर आप किसी भी सिटी एरिया में जाओ या कहीं पर भी जाओ तो आपको काफ़ी सारे रोड्स दिख जाते हैं, ठीक है, पक्के रोड दिखते हैं, डामर वाले, सीमेंट वाले। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 155,000 किलोमीटर तक ही पूरे इंडिया में बता रहा हूँ, ठीक है, पूरे इंडिया में 155,000 किलोमीटर तक ही हमारा पक्का रोड था, बहुत कम था अभी के हिसाब से, ठीक है। फिर है हमारा अगला पॉइंट विच इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। The country had to depend on imports for machinery and other equipments of production. Our armed forces of the country also dependent heavily on foreign imports, or most of the defense equipments besides several consumer goods like sewing machine, medicines, kerosene oil, bicycle, etc. used to be imported from abroad. तो जो import था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल था वो उस कंट्री में जाता था, ब्रिटेन में फ्री का है ना, मतलब फ्री का नहीं, कम टैक्स लेकर, और रॉ जो पक्का अच्छा खाना, मतलब जो कैपिटल गुड्स होते थे वो आ जाते थे हमारे इंडिया में बिना किसी टैक्स के, जिसकी वजह से उनका प्राइस काफ़ी कम रहता था, ठीक है। अब क्योंकि इतना कम प्राइस है और हमारा जो इकोनॉमी था 1947 आज़ादी के पहले पूरी तरह से डिपेंडेंट था इम्पोर्ट्स पर। अब क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, या कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पर, इसीलिए जो हमारा कंट्री था वो पूरी तरह से मशीन्स बना नहीं पा रहा था, मशीन नहीं बना पाता था, इसलिए पूरी तरह से डिपेंडेंट था हमारे फॉरेन गुड्स पर, फॉरेन इंपोर्ट्स पर। और जो डिफेंस के भी प्रोडक्ट्स होते थे, डिफेंस का जो बंदूक वगैरह हो गया, उनका जो कपड़े वगैरह हो गए, वो भी इम्पोर्ट किए जाते थे। और जो सेवरल गुड्स रहते थे हमारे, मशीन्स, स्विंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें भी अब्रॉड से इम्पोर्ट की जाती थी। फिर आ जाता है हमारा लिमिटेड अर्बनाइजेशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। In 1948, only 14% of the population lived in urban areas, while 86% lived in rural areas. Rural population lacked opportunities outside agriculture. This compounded their poverty. तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, मतलब अर्बनाइजेशन क्या होता है हमारा, शहरीकरण, ठीक है, शहर का इलाका हमारा होता है अर्बन एरिया, ठीक है, और गांव का इलाका होता है हमारा रूरल एरिया, ठीक है। तो हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहता था, विलेज में रहता था, जो कि रूरल एरिया होता है। और 1948 की रिपोर्ट अगर अगेन देखी जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 14% लोग ही अर्बन एरिया में रहते थे, और 86%, यू नो इट्स नॉट लेस, 86% लोग हमारे रूरल एरिया में रहते थे, विलेज एरिया में रहते थे, गांव इलाके में रहते थे, ठीक है, और टाउन्स वगैरह में रहते थे छोटे छोटे, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो जो रूरल पॉपुलेशन था उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो एग्रीकल्चर में ही खो गई थी, एग्रीकल्चर में ही थी, और वो कुछ नहीं करते थे। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बाहर
जो रूरल पॉपुलेशन का जो आउटसाइड मतलब रूरल पॉपुलेशन जनरली क्या करती है, गांव में रहकर खेती करते हैं लोग। अब वो ज़्यादातर तो खेती करते थे, लेकिन खेती के अलावा उन लोग को कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो अर्बन एरिया में जाकर कुछ कर भी नहीं पाते। ठीक है, दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, और इसीलिए जो रूरल पॉपुलेशन था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था, हमारा 86% था, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। फिर आ जाता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, तो जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था जब हमारा, तो हमारा जो इकोनॉमी था वो कैसा था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी था। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सच इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा इंडिया में प्रोडक्शन होता था वो मिक्सचर था, किस चीज़ का, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का भी और फ्यूडलिस्ट सोसाइटी का भी, मतलब फ्यूडलिस्टिक भी था और कैपिटलिस्टिक भी था। ठीक है, कैपिटलिस्ट भी था। ओके, आई गॉट इट। फिर फ्यूडलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, और क्योंकि जो फ्यूडलिस्टिक का मोड था प्रोडक्शन का वो काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्टिव था, और इसी लो प्रोडक्टिविटी के चलते जो बैकवर्डनेस था वो बढ़ गया था उनका, मतलब उस टाइम पर उनका बढ़ा था। अभी तो हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है शायद। ओके, colonial economy. Indian economy was a colony of British government. It implied exploitation of Indian economy for the benefit of the British economy. Following observations highlight how Indian economy suffered at the hands of the British rulers. ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी था वो कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में आकर कॉलोनी टाइप का बना के रहती थी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती थी हमारे इंडिया के इकोनॉमी को। ठीक है, और ब्रिटिश इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेती थी हमारे इंडिया के इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जिससे कि हमको ये हाईलाइट होगा कि हाँ जी भाई इसी वजह से ये होता था। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, दिस फोर्स द इंडियंस टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। और जो ब्रिटिश इकोनॉमी था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेती थी। मतलब जो भी घर का नॉर्मल राशन पानी का सामान होता है, जैसे चावल दाल ले लो आप, रोटी सब्जी ले लो आप, है ना, और आप क्या ले सकते हो, बिरयानी पुलाव, ये सभी चीज़ें अगर आप ले लोगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स वो लेती थी, जिसकी वजह से उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। और क्योंकि हमारे लोग गरीब थे, मतलब उन लोग गरीब थे, इसी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे 2 वक्त का खाना भी ढंग से। उसके बाद आ जाता है हमारा, Indian economy was used as a source of raw material for the British industries. Exports of raw materials were almost duty free. Thus, natural resources in India were drained for the growth of the British industry. तो जो एक्सपोर्ट था हमारा इंडिया रॉ मटेरियल का था और इंपोर्ट करता था कैपिटल गुड्स का। ये वीडियो में पहले मैंने बता दिया है, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया, आप चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर है हमारा, तो मतलब जो इंडिया का इकोनॉमी था ना वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में ले जाती थी यहाँ के इंडिया के नेचुरल प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को, और वहाँ पर कैपिटल गुड्स बनाती थी। और जो एक्सपोर्ट होता था ना, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हम बना रहे हैं इंडिगो। ठीक है, इंडिगो मतलब नील, जो कपड़े में डालते हैं वाइट कलर वाले, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। तो वो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो प्रोड्यूस करती थी और कहाँ ट्रांसपोर्ट करती थी, ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करती थी। और क्योंकि आपको बता दूं कि इंडिगो के प्लांटेशन की वजह से ना जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी फार्मर वो करना नहीं चाहता था। लेकिन अब अगर फार्मर को आप ज़बरदस्ती करोगे कुछ इस फोटो की तरह, लेट मी शो यू द फोटो, कहाँ गया, या हियर इट इज़, एक सेकेंड। तो देख सकते हो आप यहाँ पर जो हमारा लैंडलॉर्ड है, हमारा ज़मींदार है, वो मार रहा है फार्मर्स को कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो, ये यहाँ पर वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। मैं दूसरे ही टॉपिक पर चला गया। तो उनको कोई भी सामान जो एक्सपोर्ट करते थे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, और कोई भी सामान जब वो इंपोर्ट करते थे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बेसिकली होता यही था कि इंडिया के जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और कम पैसा लेना पड़ेगा। दिस
दिस इज़ द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी रॉ मटेरियल ले जाती थी इंडिया से, एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल्स ड्यूटी फ्री, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम टैक्स लेती थी अगर लेती भी थी तो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्स है उसे ब्रिटेन गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश की गवर्नमेंट यूज़ करती थी फॉर व्हाट, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके तो फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है कि एट्रोसिटीज वॉर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिशियंस सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज, दिस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिशियंस, तो जो एट्रोसिटीज़ होते थे वो कमिटेड थे इंडियन आर्टिशियंस पर, मतलब जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्टिशियंस थे जो कि आर्ट के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज़, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको फोर्स करती थी कि आप अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को क्लोज कर दो, या फिर जब भी वो कहीं और एक्सपोर्ट करते थे तो उन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती थी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और इसीलिए जो मतलब क्योंकि पूरी तरह से वो लोग किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे, आर्ट्स पर डिपेंडेंट थे, हैंडीक्राफ्ट पर डिपेंडेंट थे, हाथ से बनाई गई चीज़ों पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। जैसे हैट हो गया, मैट हो गया, ये सारी चीज़ें, पॉट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर वो क्लोज कर देते तो उसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता था। सो लेट मी रिवाइज दिस, एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिशियंस सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज, दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो एट्रोसिटीज़ थे उनको फोर्स किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को क्लोज कर दें, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो बिज़नेस था, मतलब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गया, टूट गया, तबाह हो गया। ओके इट्स लाइक दैट, ओके आई डोंट नो, ओके हाँ ओके। तो यही हुआ था एंड मैं क्या बोल दिया मुझे पता भी नहीं चला। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगले वीडियो के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और पिछले वीडियो के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।